राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हॉल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस समारोह में आज माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा उसका मुझे ज्ञात होगा। उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देश में चारों तरफ चर्चा है मोदी कैबिनेट विस्तार की। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले जंबो मंत्रिमंडल विस्तार के तहत बुधवार को 43 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, जिसमें मध्य प्रदेश से 2 चेहरों राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने मंत्री पद की शपथ ली। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ को निराशा ही हाथ लगी। यहाँ से एक भी चेहरे को मौका नहीं मिला, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। कैबिनेट विस्तार में अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की तैयारी की झलक साफ दिखी। यूपी से 7 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही जाति, वर्ग, क्षेत्रीय और सियासी समीकरणों के साथ साथ सहयोगी पार्टियों से सामंजस्य का फार्मूला भी दिखाई दिया। 10 मंत्रियों का प्रमोशन, 13 मंत्रियों की छुट्टी, 33 नए चेहरों को मौका। कोविड काल में केंद्र सरकार को लेकर हुई आलोचना, आमजन में निराशा, गुस्सा, हर कसौटी पर केंद्र ने कैबिनेट में बड़ा बदलाव और विस्तार कर जवाब देने की कोशिश की है। आगे भी केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। तीसरी लहर का खतरा, देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, लोगों का महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दों पर गुस्सा और अगले सालों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव। इन सभी मोर्चों पर होगी केंद्र सरकार और नई टीम मोदी की कड़ी आजमाइश। इसके लिए किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन सरीखे दिग्गजों को आगे क्या दायित्व मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। इन सब पर होगी बात। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले हम चर्चा में जाएं, उसके पहले कुछ रिएक्शन दिखाना चाहते हैं आपको। मोदी जी भी 75 साल के होते जा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन में कदम ज्यादा जल्दी आना चाहिए। सिंधिया जी को लेकर क्या कहना? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। 9 आपके सांसद हैं और एक भी लोग यहाँ मंत्री नहीं बनाया जा जाते, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल छत्तीसगढ़ को अनदेखा कर रही है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सांसदों में से एक भी सांसद को मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह नहीं मिली। मोदी जी ने 11 सांसदों में से एक को भी उस योग्य नहीं समझा। हमें लगता है 2024 में इन सांसदों की विदाई तय है। चलिए, मोदी जी ने जो नई सर्जरी की है, करीब बड़ी सरकार गठन के 2 साल बाद एक नया चेहरा सरकार का सामने आया है। और यदि आप देखें तो धीरे धीरे करके जो बड़े नाम थे वो बाहर हो गए सरकार से। क्यों बाहर हुए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वो अकेले वो लोग जिम्मेदार थे? लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी को ये लगा होगा कि ये लोग हैं जिनके कारण सरकार को जैसा काउंटर करना चाहिए था कोविड काल में, या जैसा परफॉर्म करना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। क्या था चयन का आधार और किस तरह से ब्रीफिंग की गई?
इस तरह से ब्रीफिंग की गई कि सुबह मोदी ने सबको चाय पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने सबसे बात की, उनको उनकी जो दायित्व है उनके बारे में समझाया गया, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में समझाया गया, किस तरह का परफॉर्म करना है और आगे जो चुनाव होने वाले हैं जिन राज्यों में उसके समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई। अपने गृह राज्य गुजरात से 5 लोगों को मंत्री बनाया तो उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को, जो एक एनडीए का स्वरूप था जो खत्म सा हो गया था उसको फिर से बरकरार करने की कोशिश की है। अपना दल को लेकर, जेडीयू को लेकर और जो लोक जनशक्ति है उसको उसमें शामिल करके उन्होंने एक पूरा स्वरूप वैसा बनाने की कोशिश की है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। सबसे बड़ी बात है, नए गठन में 13 वकीलों पर विश्वास किया गया है, 6 डॉक्टर्स पर, 5 इंजीनियर्स पर और पुराने ब्यूरोक्रेट्स पर भी विश्वास किया गया है। अच्छे काम करने वाले को इनाम मिला है और जिनका काम खराब रहा है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हमारे साथ जो बड़ा पैनल जुड़ रहा है उसमें कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री मध्य प्रदेश के राहुल कोठारी जी हैं। कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से विधायक मध्य प्रदेश से सतीश करवार जी हैं। छत्तीसगढ़ से संचार कमेटी के प्रमुख और पाठ्यपुस्तक निगम के चेयरमैन शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी से विधायक रजनीश सिंह जी हैं छत्तीसगढ़ से। और सारे मामलों पर पैनी निगाह रखने वाले, देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े दायित्व के साथ पत्रकारिता करने वाले और राजधानी नई दिल्ली में लंबे समय तक पत्रकारिता करने वाले आनंद पांडे जी हमारे साथ हैं, जो इस पूरे मंत्रिमंडल की कवायद कि नए लोगों को जो दायित्व मिला है, जिनको इनाम मिला है, उस पर एक मैं चाहूँगा सबसे पहले पांडे जी पूरे जो 1.5 घंटे का शपथ ग्रहण समारोह था और उसके पीछे क्या क्राइटेरिया रहा, किस तरह का एक्सपेक्टेशन है और सरकार कहाँ पर जाने वाली है। पांडे जी। शिरीष, देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैमाना मुझे लगता है काम किया हुआ, जिस पे काम हुआ है वो है परफॉर्मेंस, बीती हुई परफॉर्मेंस और आने वाले समय में दी जाने वाली डिलीवरी। ये 2 चीजें हैं। जो भी मंत्री बाहर किए गए हैं उसमें से आप किसी को भी उठा के देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाए। जो भी पोर्टफोलियो उनके पास था, चाहे हर्षवर्धन जी की बात करें, प्रकाश जावड़ेकर जी की बात करें, निशंक जी की बात करें, तो किसी आप कोई भी 14 नाम में से कोई भी नाम दीजिए तो सीधे सीधे उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये मानी जा रही थी कि दे आर नॉन परफॉर्मर्स, वो अच्छे परफॉर्मर नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, जो आने वाले इलेक्शन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, गुजरात के हों, उन चीजों को ध्यान में रख के, और इसके बाद अब मुझे लगता है कि 2024 तक अगर कोई ऐसी स्थिति हालात पैदा नहीं होते तो मुझे लगता है कि इसी मंत्रिमंडल को लेके अब कोई फेरबदल तो मुझे दिखाई नहीं देता 2024 के पहले। तो मोदी जी को चिंता ये थी, मुझे समझ में आया कि देखिए अल्टीमेटली अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कोई एक नॉन परफॉर्मर टीम में होता है तो उसका पूरा असर सरकार पर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इन लोग को बिल्कुल हमें झेलना नहीं है, इन लोग को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और इसके सिवा जो, जैसे मैंने आपको बोला कि 6 या 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से लिए गए, आप देखिए अलग अलग इलाकों से लिए गए हैं। आगरा से भी कोई आया है, गोरखपुर से भी कोई आया है, वहां पर जो छोटे रीजनल पार्टीज हैं, अपना दल है, वहां से भी अनुप्रिया जी आई हैं। तो इन तमाम चीजों को बहुत ही आने वाले राज्यों के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन और परफॉर्मेंस, यही मुझे लगता है। जैसे हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से वीरेंद्र खटीक को लिया गया है, टीकमगढ़ से हैं, 7 बार के सांसद हैं वो। टीकमगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इलाका है, इसलिए उनको लिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप जानते हैं क्यों लिया गया है, सब किसी को मालूम है कि सरकार गिराने में उनकी क्या भूमिका थी और किस तरह से उनको प्रॉमिस करके लाया गया था। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें जो है, टेक्नोक्रेट को जिस तरह से शामिल किया गया है, आप ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आपसे युवा चेहरों को, टेक्नोक्रेट्स को शामिल किया गया है, तो मुझे लगता है एकमात्र पैमाना जो था वो ये था कि परफॉर्मर होना चाहिए, जो भी मंत्री हो वो परफॉर्मर हो। आनंद जी, मेरा एक सवाल है प्रकाश जावड़ेकर जी को लेकर। जो अलग अलग सोर्सेज से खबर थी उसके अनुसार प्रकाश जावड़ेकर जी को सरकार से बाहर शायद इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो मीडिया को प्रॉपरली हैंडल कर सके। उसके लिए पहले नाम स्मृति ईरानी का भी चल रहा था, शायद उन्होंने स्वेच्छा से सरकार से बाहर होने की बात भी कही थी। लेकिन मोदी जी को लगा होगा कि प्रकाश जावड़ेकर लंबे समय तक मीडिया देखते रहे हैं, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी का मीडिया देख रहे थे प्रमोद महाजन जी के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद उनको उस कारण से बाहर किया गया है।
आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हालांकि हालात भी ऐसे थे, हालात भी बिल्कुल विपरीत थे सरकार के, लेकिन जितना मुखर होके अभी पिछले 6 महीने में मीडिया सामने आया है उतना मुखर कभी भी नहीं रहा। आप देखिए, यानी तमाम जो कांग्रेस के लोग थे वो तो तमाम ये दुहाई देते थे कि साहब डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, प्रेस को दबाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, मैं किसी अखबार का, किसी न्यूज चैनल का, किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन आप देखिए जितने मुखर होके तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम टीवी चैनल्स, तमाम वेबसाइट्स और आपके अखबार जिस तरह से बाहर निकल के आए, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट शायद नहीं हो पाया है। अब कांग्रेस तो कैसे देखती है वो दीगर बात है, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, जो चीजें होना चाहिए थी, और अगर मैनेजमेंट ना भी कहा जाए, अगर नेगेटिव वर्ड में बोलूं मैनेजमेट को, तो जिस तरह से सरकार की बातें सामने आने चाहिए थी। जैसे आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने सबने पढ़ा होगा, एक बड़े अखबार ने छापा कि यूएस के 13 मेयर ऐसे हैं जो रिजाइन कर रहे हैं अपने पदों से। उनका कहना है कि साहब ये जो सिचुएशन चल रही है इसको हम हैंडल नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही थी, जो कुछ लोग ये बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि संघ की विचारधारा के लोग हैं या मोदी मीडिया है, वो दूसरी बात है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन देखिए, जो इतना जो विकराल पूरा मामला खड़ा हो गया था, पूरी दुनिया इसको त्राहिमाम कर रही थी, तो उसके बीच में सरकार ने जो किया वो पक्ष भी बहुत अच्छे से सामने नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है कि उसी का खामियाजा जो है वो प्रकाश जी को भुगतना पड़ रहा है। आनंद जी, इस तरह का शायद पहली बार हुआ होगा कि जो कैबिनेट मंत्री है उसके साथ उसके एमओएस को भी हटाया गया, चाहे निशंक जी की बात करें, चाहे हर्षवर्धन जी की बात करें। तो इस तरह से ये किस चीज़ का संकेत है कि दोनों किसी काम के नहीं हैं या दोनों सरकार के हिसाब से परफॉर्मर नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, शिरीष, आपके पास भी शायद ये जानकारी होगी कि अभी तमाम मंत्रालय जो हैं, मैं वित्त मंत्रालय की बात कर रहा हूं, मैं एचआरडी जो अब शिक्षा मंत्रालय बोला जाता है उसकी बात कर रहा हूं, इनके मैं आपको शिक्षा मंत्रालय का एग्जांपल देता हूं। मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि वहां पे कोई भी फैसला निशंक जी नहीं ले पा रहे थे। सीबीएसई के जो फैसले होते थे, सीबीएसई के एग्जाम कैसे होंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें पीएमओ में तय हो रही थी। राजनाथ सिंह ने जिस दिन ये तय किया था, उन्होंने जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, उसी दिन समझ में आया था निशंक जी बहुत कमजोर हो गए हैं। तो ये आप मानिए कि वहां पे तमाम जो फैसले हो रहे थे वो ऑलरेडी पीएमओ में हो रहे थे। लेकिन जहां तक आपने ये बात की, देखिए, नई शिक्षा नीति बनी, नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुए और नई शिक्षा नीति का जितना श्रेय इस सरकार को जाना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाया उसको। तो देखिए, मोदी जी और बहुत साफ कहते हैं, आज भी जो उन्होंने बात की है अपने मंत्रियों से कि आप लोग काम करिए, जम के काम करिए, और जितना काम करिए उससे ज्यादा उसका प्रचार करिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि मान लीजिए आप परफॉर्मर हैं भी, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस आपकी जनता के बीच में नहीं जा पा रही है तो ऐसे परफॉर्मर होने का आपका क्या मतलब है? तो वो दोनों चीजों को देख रहे हैं कि आपको परफॉर्मर भी होना चाहिए और आपकी वो परफॉर्मेंस सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए जनता के बीच में भी जाना चाहिए। तो यहां दोनों में से जहां भी चूक की है मंत्री ने, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। आनंद जी, 2 सवाल करता हूं आपसे। एक खबर यह आई थी कि जब प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की कि बच्चों अब परीक्षा नहीं होगी, तो उस मामले में ये बात छनकर सामने आई कि निशंक जी परीक्षा कराने के फेवर में थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपना वीटो का इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पर बोला कि परीक्षाएं नहीं होंगी। ये एक बड़ा मामला है और इतनी बड़ी संख्या में वकीलों को सरकार में लाने के पीछे और जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव थे, खासतौर पर मैं बात करूंगा जो गुजरात से आते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत, जो आपने कहा कि सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को लाने की जरूरत क्यों महसूस की गई सरकार में? देखिए, मैं कई बार सीरीज मजाक में बोलता हूं कि पूरी दुनिया में अगर सोशल मीडिया का किसी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और सही फायदा उठाया तो मेरे हिसाब से वो 2 लोग हैं, या तो मार्क जुकरबर्ग हैं और या नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी की जो पूरी ही इज आल्सो परफॉर्मर आल्सो, वो परफॉर्म भी करते हैं, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जितना जो उनका परफॉर्मेंस रहता है उससे ज्यादा वो उसको प्रचारित भी करते हैं। यही बात आपने देखी होगी, अभी मध्य प्रदेश में मीटिंग हुई थी बीजेपी की, उसमें ये बात कही गई कि भाई आप लोग बीजेपी का जो सेल है उसको मजबूत करिए और सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा मजबूत कीजिए। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है जो पूरा मानस बन रहा है, जो वोटर है, वो उसका पूरा मानस जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बना रहा है, वो सोशल मीडिया बना रहा है। और इस बात
को मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम काफी पहले समझ गई थी कि आने वाले समय में पूरी दुनिया कहां जा रही है। आप सोचिए जब 5G हम लोग के यहां जाएगा, अभी 4G में ये स्थिति है, 5G में के बाद और क्या होगा। तो मुझे लगता है इस बात को वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इसीलिए वो अपने मंत्रियों को कहते हैं कि आप लोग परफॉर्मेंस भी दीजिए। ऐसे भी बात नहीं कि सिर्फ आप सोशल मीडिया के भरोसे रहिए, लेकिन आप परफॉर्मेंस भी दीजिए और जो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं उसको आप जनता के बीच में ले जाइए। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आनंद जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की कर लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के साथ एक तरह से अन्याय हुआ है। रजनीश जी क्या बोलते हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ से 2 या 3 मिनिस्टर हुआ करते थे। रमेश बैस जी थे, डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उसके बाद दिलीप सिंह जूदेव जी भी कुछ समय के लिए मंत्री बने। लेकिन मोदी 1 की बात करें तो उस समय केवल विष्णुदेव साय थे और अब मोदी 2 में केवल रेणुका सिंह हैं। छत्तीसगढ़ से 9 सांसद हैं, पहले 10 थे। कहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि छत्तीसगढ़ में अच्छे नेता नहीं हैं? क्यों छत्तीसगढ़ को उसका अधिकार नहीं मिलता, जबकि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सारी टिकटें बदली, उसके बाद भी ये स्थिति क्यों है? रजनीश जी। मिश्रा जी, बिल्कुल ये स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ में। जब मोदी जी की सरकार 01 नंबर में थी तब भी यहाँ का प्रतिनिधित्व विष्णुदेव साय जी के रूप में था, और 02 जब बने तब भी शुरू से रेणुका सिंह जी के रूप में छत्तीसगढ़ को पूरा पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप अब 2014 के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो हर राज्यों में, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत के आए हैं। तो माननीय मोदी जी ने, एक तो उनका प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मंत्री किनको रखना है किनको नहीं रखना है, और पूरे देश के एक एक कोने का हिसाब करते हुए मंत्रिमंडल का काम दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं सब एक से एक परफॉर्मर रहे हैं। किसी को यदि अभी पद से मुक्त किया गया है तो उसका ये सिर्फ एक अर्थ निकालना कि वो परफॉर्मर नहीं रहे हैं, मेरे हिसाब से अन्याय होगा। सभी लोग अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से प्रतिनिधित्व दिया है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 3-3 मंत्री हुआ करते थे। उस समय हमारी जो सीटें थी कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र और सहयोगी दलों से मिलकर होती थी, तो लगता है कि हमको यहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिखता था। लेकिन अभी किसी प्रकार की वो बात नहीं है। बड़े से बड़े राज्य में भी 2-3 आ रहे हैं प्रतिनिधित्व की दृष्टि से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ का पूरा ख्याल रखते हैं और छत्तीसगढ़ का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। निश्चित रूप से ये बात, यदि कांग्रेस इस बात को कहती है कि यहाँ से जी रजनीश जी, आपकी बात में ही विरोधाभास है। जब भारतीय जनता पार्टी कोएलिशन गवर्नमेंट चला रही थी, एक्चुअल में कोएलिशन गवर्नमेंट थी, और अभी भले कोएलिशन गवर्नमेंट है लेकिन अपनी खुद की मेजॉरिटी है भारतीय जनता पार्टी के पास। ऐसी स्थिति में अपने ही जो गढ़ हैं वहाँ के लोगों के साथ इस तरह का सलूक क्या वाजिब है? बिल्कुल मिश्रा जी, मैंने कहा है कोई सलूक नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ नहीं है सांसद। तो हर राज्य का, हर क्षेत्र का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, इसे दृष्टि से काम किया जाता है। और जो वो कोलिशन गवर्नमेंट थी उस समय हम इतने फैले हुए नहीं थे, सब राज्यों में हमारे सांसद नहीं हुआ करते थे, तो इसके कारण कुछ अतिरिक्त लाभ और अन्य राज्यों को जहां हमारे सांसद जीत के आते थे वहां हो जाता था। लेकिन अभी यहाँ छत्तीसगढ़ को पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। और कांग्रेस जो बार बार बोलती है कि 9 सांसदों में से किसी को नहीं बनाए, किसी को शुरू से बनाए, ये 4 से 14 तक कितने को बनाए थे? छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं यदि इनका यही आधार है तो 4 से 14 तक आखिरी 1-1.5 साल के लिए एक यहाँ के सांसद को लिए थे। 10 साल तो रजनी जी उनकी बात नहीं करते, उनकी पार्टी के पास तो 2 सांसद थे। और बात अभी आपकी पार्टी के अंदर जो स्थिति बनी उस पर हो रही है चर्चा। आप बार बार कह रहे हैं कि ऐसा बाकी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैल गई इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में देखें वहाँ तो 5 मिनिस्टर हैं, फिर ऐसा क्यों? खैर, मैं शैलेश जी के पास जाना चाहूँगा। शैलेश जी, आपको क्या लगता है जो रजनीश जी बोल रहे हैं उस बात में कितना दम है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा के 11 सांसद हैं
और सभी लोग बहुत ही सम्मानित नेता हैं। सबने आशा लगा रखी थी कि छत्तीसगढ़ को स्थान मिलेगा, इसलिए भी कि कई मामलों में जब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है, खाद मध्य प्रदेश को ज्यादा मिल रही है, हमको कम मिल रही है, वैक्सीन 2 दिन से वैक्सीन ना आने के कारण वैक्सीनेशन बंद है, ऐसे समय 26,000 करोड़ रुपए जीएसटी का नहीं मिल रहा है। तो यदि कोई छत्तीसगढ़ की बात रखने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल में रहे तो हम सबको बहुत खुशी होती। सन 77 की मैं याद दिलाना चाहूंगा, पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी और बृजलाल वर्मा दोनों मंत्रिमंडल में थे, कैबिनेट मंत्री थे, और दिलीप सिंह जूदेव जी, रमन सिंह जी और रमेश बैस जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे। और जब छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के सिर्फ एक लोकसभा सदस्य थे डॉक्टर चरणदास महंत, उनको भी मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था। तो इस बार भाजपा ने जो अन्याय किया है छत्तीसगढ़ के साथ, हमको तो उम्मीद थी कि कम से कम 3 लोग छत्तीसगढ़ से लिए जाएंगे, लेकिन भाजपा वैक्सीन में भी अन्याय करती है, धान खरीदी में भी अन्याय करती है, चावल लेने में भी अन्याय करती है, खाद देने में भी अन्याय करती है, और अब मंत्री बनाने में भी छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है। मेरे को याद है लोकसभा चुनाव के समय जब सारे सिटिंग एमपीज की टिकट काट दी गई, और अब जो युवा लोग जीत के आए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की आवाज उठाने नहीं दी जा रही है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है छत्तीसगढ़ के लिए, और मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से आज हर छत्तीसगढ़वासी 55 साल में आपने कितना केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ को दिया है, थोड़ा बता दीजिएगा। आप तो नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के 6 कम से कम लोगों का, 55 साल में आपने छत्तीसगढ़ को रोका है, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा। 60 साल लगभग राज किए हो। बोलिए शैलेश जी, आप भी बोलिए। विद्याचरण जी शुक्ल, हाँ जी बताइए। विद्याचरण जी शुक्ल लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते थे। अरविंद नेताम जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, डॉक्टर चरणदास महंत केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। इसके साथ साथ कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी चाहे मोतीलाल वोरा जी हो, चाहे अन्य नेता हो, छत्तीसगढ़ की बहुत दबंग उपस्थिति रही है। 3 मंत्री, लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल 60 साल में 3 मंत्री छत्तीसगढ़ को और हमसे 7 साल में पूछ रहे हैं, 60 साल में 3 मंत्री स्थिति है। मैंने रजनीश सिंह जी को 7 साल में 3 मैंने रजनीश सिंह जी को टोका नहीं बोलते समय, 6 मंत्री दे दिए, मैं और रजनीश सिंह जी से निवेदन करूंगा। टोक नहीं रहा, पूछ रहा हूं मैं। रजनीश सिंह जी अगर चाहते हैं तो मैं इससे ज्यादा जोर से बातें कर सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार के बारे में कह सकता हूं, भाजपा ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के हितों और हकों को अनदेखी किया उस पर भी बोल सकता हूं। लेकिन रजनीश सिंह जी इतना संयत और संयम रखें कि उनकी बात को हमने सुना है, उन्हें भी हमारी बात को सुनना चाहिए। जिस तरीके से मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ का चावल रखने के लिए एफसीआई के गोदामों में जगह नहीं है कहा जाता है, दुख होता है हर छत्तीसगढ़ को, हर छत्तीसगढ़ के किसान को दुख होता है जब चावल का कोटा काट दिया जाता है, दुख होता है छत्तीसगढ़ के लोगों को जब यहाँ के लोगों के चावल पे मिलने वाले पैसे पे रोक लगाते हैं, बारदाने को अटकाते हैं। रजनीश सिंह जी की सरकार ने चलिए हम विषय से थोड़ा भटक रहे हैं। सतीश जी, सवाल आपसे है, चूंकि आपकी पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ था सिंधिया जी के कारण, और सिंधिया जी को कैबिनेट मंत्री का पद मिला है, उनके जो समर्थक मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, वो सब पूरे ग्वालियर चंबल और ग्वालियर भिंड जो इलाका है वहाँ पर उन सबकी को प्रभार मिला है। और सिंधिया जी की जो सक्रियता है, जिस तरह से उन्होंने मालवा का दौरा किया और ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा किया, आपकी पार्टी के लिए अब क्या चुनौती है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, ये पहले से ही मालूम था कि सिंधिया जी को मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, उसी प्रकार सिंधिया जी को कांग्रेस सरकार गिराने के तोहफे के रूप में उन्हें मंत्री बनाया गया है। ये तो होना ही था, लेकिन चलो अच्छा है कि सिंधिया जी मंत्री बने, ग्वालियर चंबल संभाग का कुछ इससे लाभ हो, इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि ये क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें पहले से ही माननीय नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, और अब सिंधिया जी के आने से इस क्षेत्र को कुछ लाभ मिले तो निश्चित रूप से लोगों को खुशी होगी।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वर्चस्व की लड़ाई में इस क्षेत्र का और नुकसान हो जाए। और कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान फायदे वाली बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो नुकसान सिंधिया जी को करना था वो सिंधिया जी ने सरकार गिरा के किया, और उसके तोहफे के रूप में आज उन्हें मंत्री पद मिला है। जो उनको तोहफा इस बात का ही मिला है कि उन्होंने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, और उसको मोदी जी को इस बात से उनको नवाजा गया है। चलिए, आपने बहुत पॉजिटिव बात की कि चलिए उनके आने से क्षेत्र में कुछ विकास होगा, लेकिन आपने एक आशंका भी जताई कहीं वर्चस्व की लड़ाई न बढ़ जाए। राहुल कोठारी जी साथ में। राहुल जी, आप इसको कैसा देखते हैं? जैसा कि सिकरवार जी ने कहा कि विभीषण है और उनको लंका का राजा बना दिया गया, क्या इस तरह से देखते हैं, या आपकी पार्टी में जो बात कमलनाथ जी और दूसरे नेता आरोप लगाते रहे कि एक तरह की सौदेबाजी है? देखिए शिरीष जी, जब इस तरह का वक्तव्य सतीश जी दे रहे थे तो मुझे सबसे पहले तो सोचने पे मैं मजबूर हो रहा था कि ये वक्तव्य वो किसी और के लिए दे रहे हैं या स्वयं के लिए दे रहे हैं। सतीश सिकरवार जी स्वयं अपने रोल को स्पष्ट करें। वो कहाँ पर थे जब आप उनसे प्रश्न कर रहे थे कि आपकी पार्टी, तो कई बार वो कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं। इसलिए आगे से मेरा आपसे निवेदन है कि उनसे जब बात आप करें तो कृपया कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से बोलें। आपकी पार्टी में सतीश सिकरवार जी अभी भी जो है दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हैं। उनको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती जो वो अभी शोभा सिंधिया जी के लिए उपयोग कर रहे थे। रही बात मंत्रिमंडल की, आप जानते हैं मंत्रिमंडल के विषय में बहुत अच्छा चिंतन आज आप कर रहे हैं। आपने एक अच्छा शब्द का उपयोग किया, मोदी जी की मेगा सर्जरी। मैं कहूंगा ये मेगा सर्जरी नहीं है, ये आज विपक्ष पर सर्जिकल अटैक हुआ है। विपक्ष पर वैसा अटैक हुआ है कि विपक्ष इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में वो करके दिखाया है जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। आज आप खुद देखिए कि ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें 13 वकील हों, 6 डॉक्टर हों, 5 इंजीनियर हों, 6 एक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हों और 14 लोगों की उम्र जो है 50 साल से कम की हो, 5 जो है माइनॉरिटी के मिनिस्टर हों। यदि ऐसा मंत्रिमंडल देश में दिखेगा तो अब लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स की और यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं करेंगे, भारत की बात करेंगे। भारत में जो टीम निकल कर आई है, टीम T फॉर टारगेटेड, E फॉर एंथुसियास्टिक, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और M फॉर मैनेजमेंट स्किल। एक ऐसी टीम जो है मोदी जी ने अपने आप में देश को दी है, जो भारत के सपनों को, भारत के युवाओं को सपनों को और भारत की जनता के सपनों को जो है आगे बढ़ाएगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आज थोड़ी सी मिर्ची लगी होगी और लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि सिंधिया जी मंत्री कैसे बन जाएंगे और वो भी कैबिनेट मंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने वरिष्ठ रूप से दिखेंगे। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपना आत्मावलोकन करे, आत्ममंथन करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पारिवारिक भाव से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस के लोग बहुत सारे ट्वीट कर रहे हैं, कभी रविशंकर जी के फोटो डाल रहे हैं, कभी जावड़ेकर जी के डाल रहे हैं। अरे भाई, अपने लोगों के डालिए। प्रियंका गांधी का चेहरा क्या दिख रहा है इस समय, राहुल गांधी जी कहां पे रो रहे हैं ये दिखाइए। रविशंकर जी हो, जावड़ेकर जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कहते हैं कि हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। इसलिए हमको ये ना बताएं कि कौन आदमी मंत्रिमंडल से बाहर हुआ है, कौन अंदर हुआ है। सबको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ना कुछ तय करके रखा होता है। हमारे यहाँ काम मिलेगा। माननीय आनंद पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप उंगली उठा रहे थे इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री ऑफिस जो है हर बात में इंटरफेयर करता है। आप श्री जी स्वयं, आनंद पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बार से संपादक हैं, हम लोग सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। आप भी इस बात को जानते हैं कि आपके यहाँ भी छोटे सा पत्रकार भी जो है आपके अप्रूवल के बिना जो है कोई आज भी तारीख में कोई भी न्यूज नहीं कर सकता। कोई भी न्यूज बनकर आती है, आप लोगों का अप्रूवल होता है, उसके बाद आगे बढ़ती है। तो ये एक सिस्टम है। हम लोग ना मंत्री है ना प्रधानमंत्री है। राहुल जी, आप तो राजनीति की बात कीजिए जहां हर किसी को अलग से शपथ होती है। नहीं, और आप उससे कम नहीं है। देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम किसी गलतफहमी में नहीं जीते हैं। आप भी अपने विभाग के प्रधानमंत्री हैं, आप भी अपनी व्यवस्था के प्रमुख हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इतना अच्छा एक मंत्रिमंडल बना है, उसकी प्रशंसा आज होनी चाहिए। बिल्कुल प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा के मैं इस बात से सहमत हूं कि निश्चित रूप से राहुल जी थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो सकता है। राहुल जी, हम ये नहीं बोल रहे कि आपका मंत्रिमंडल अनबैलेंस्ड है या असंतुलित है। हमने ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ना ऐसी कोई भाषा। आप हमारा पूरा पैकेज देखेंगे जो न्यूज़ का बना है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सभी वर्ग, सभी तरह के प्रोफेशन के लोगों को और सभी क्षेत्र के लोगों को समाहित किया गया। आनंद जी ने भी ये बात कही, लेकिन ये बात पूरे देश में एक
सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं कि एक कमांड है, सिर्फ एक कमांड है। ऐसा नहीं है कि वो जो मंत्री हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो हर चीज के लिए प्रधानमंत्री पर अवलंबित हैं। यही जो एक बड़ा कारण था, जो कोविड काल का जो सेकंड फेज था, जो सेकंड लहर थी, उसमें आपकी पार्टी की जो सरकार है उसकी आलोचना का एक बड़ा कारण यही था कि उतना इंडिपेंडेंटली मंत्री निर्णय नहीं ले पाए। हालांकि उसका ठीक रहा, उनके ऊपर फूटा। खैर उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं। अभी तो मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा। सिंधिया जी के लोगों को जिस तरह से मंत्री बनाया, सिंधिया जी ने जिस तरह से मंत्रियों को अपने क्षेत्र में तैनाती करवाई, उसके अलावा सिंधिया जी का जितना बड़ा पोर्टफोलियो बन गया है, उससे आपकी पार्टी के जो नेता जो बरसों से काम कर रहे हैं आपकी पार्टी, उनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समुद्र है जिसमें सारी नदियां आके मिल जाती हैं और फिर वैसा ही हो जाता है। उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर यदि आप बोलते हैं कि सब लोग एक हो गए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये आपकी पार्टी भी समझ रही होगी कितनी तरह की दिक्कत आ रही है। नहीं, देखिए शिरीष जी, आपका वक्तव्य जो है, आपकी बात जो है, निश्चित रूप से अपने आप में चर्चा योग्य तो है, लेकिन स्वीकारोक्ति योग्य नहीं है। क्योंकि विषय महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हमने सरकार बनाई है, हम सिंधिया जी के रोल का जो अहम उसमें रहा है रोल, उसको हम लोग बिल्कुल नकार नहीं सकते। माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में अपना सब कुछ त्याग कर आए हैं। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर आता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान पर खड़ा होता है। जिस तरीके से उनके लोगों ने अपने आप में रिस्क फैक्टर को उठाया, आप जानते हैं बहुत सारे लोग चुनाव हारे, उनका भी भविष्य अपने आप में दांव पर लगाए। लेकिन इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव के साथ जिस तरह से चलती है, हम लोग स्वाभाविक रूप से इस बात को कहते हैं कि सिंधिया जी चाय में शक्कर की तरह हमारे साथ घुल चुके, और ये बात स्वाभाविक रूप से हम महसूस करते हैं। आपने हाल में देखा कि सिंधिया जी ने उनके क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है वो अब मैं कह सकता हूं कि उनकी रियासत का पुराना क्षेत्र रहा होगा, लेकिन नीमच, मंदसौर और उज्जैन का जिस तरीके से दौरा किया, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पुराने कार्यकर्ता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जैसे जो लोग जो है अपने आप में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए, उनको आशीर्वाद देते रहे। यही भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, महत्वपूर्ण है, और इस बात को लेकर ही हम लोग गर्व के साथ कहते हैं कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने आप में जिस भी एक परिवर्तन के दौर से निकली है, उसमें भी कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में स्वीकार करेगा। संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी के साथ आए लोगों को, जो अब भारतीय जनता पार्टी का ही परिवार है, उनको बड़े अपने आप में स्थान दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये सब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभदायक स्थिति बनेगी। रही बात क्षेत्रीय संतुलन की, तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर मध्य प्रदेश को हम पूरा देखते हैं, आपने छत्तीसगढ़ की बात करी, छत्तीसगढ़ की बात से मैं आपकी भी सहमत हो सकता हूं कि अगर रेशो वाइज देखें, प्रोपोर्शन वाइज हम देखें, तो कुछ संख्या मंत्रियों की कम दिखती है। लेकिन यदि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी टीम है नेशनल की, उसमें आप उपाध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के लोगों को देखते हैं, महामंत्री में छत्तीसगढ़ के लोगों को देखते हैं, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में देखते हैं, राज्यपाल के रूप में रमेश बैस को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं संतुलन आपको बड़े जो है बड़े कैनवास पर अच्छी बात है कि आप मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा राज्य है, राहुल जी, यहाँ पर भी संतुलन बनाने का प्रयास होगा। अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के नेता अपनी बात जिस तरह से नहीं रख पाए भारतीय जनता पार्टी के, आपने वो बात रखी आपकी बात पर। और सतीश सिकरवार जी ने जो बात कही है, हालांकि सतीश सिकरवार जी ने इतना विस्तार में जाके बात नहीं कही। मैं चाहूँगा आनंद पांडे जी इस बात को बेहतर समझते हैं कि सिंधिया जी के इस तरह से उनका कद बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, तो पार्टी विद डिफरेंस है कि पार्टी के अंदर अब डिफरेंसेस बढ़ेंगे। देखिए शिरीष, ये बात तो राहुल ने जो अभी कही, उसकी एक बात का तो राहुल जी की बात का समर्थन करना पड़ेगा हमें, कि वाकई में बीजेपी के बारे में ये बोला जाता है, और बहुत हद तक या कहे पूरी तरह सच है कि वहां पे जो भी चुनाव होता है, एक तो संगठन बेस्ड, कैडर बेस्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं, तो नो डाउट कैडर बेस्ड पार्टी है। और वहां पे आप देखिए, इसीलिए कोई भी जो चुनाव होता है वो व्यक्ति नहीं लड़ता है, वहां पार्टी चुनाव लड़ती है। अभी जो हमारे 28 उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, जिसमें तुलसी सिलावट और तमाम लोग चुनाव लड़े थे, तब भी आपने देखा होगा कि तुलसी सिलावट की अपनी जो फैन फॉलोइंग है वो अपनी जगह है, लेकिन पूरी बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था। तो ये इस पार्टी की वाकई में खासियत है कि यहां पे पूरी जो पार्टी रहती है वो व्यक्ति के पीछे खड़ी रहती है संगठित रूप से। ये बात सही है। अब जहां तक आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, देखिए मेरा जो एनालिसिस है शिरीष, हमको अब अगली नजर रखना चाहिए दिल्ली पे इस बात को लेकर नजर रखना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोर्टफोलियो क्या दिया जा रहा है। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा शिरीष, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी जैसे आज की तारीख में मोदी सरकार ने उसका शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया है, अगर शिक्षा मंत्रालय मिलता है उनको, तो
तो हम ये मान सकते हैं कि उनको पूरी तरह अडॉप्ट कर लिया है, उनका डीएनए बदल गया है और अब वो पूरी तरह बीजेपी में आ गए हैं। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूं कि देखिए, जो एचआरडी मिनिस्ट्री होती है उसको वो एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है और उस पर संघ की बड़ी पैनी निगाह रहती है और वहां पे जो आदमी रहता है वो संघ का पसंदीदा आदमी रहता है और संघ की जो लाइन है उसको आगे बढ़ाने वाला आदमी रहता है। तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पोर्टफोलियो मिलता है शिक्षा मंत्रालय, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि उनका कद बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और इसके बाद 2023 के बाद, यानी 2023 के तुरंत पहले या तुरंत बाद जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन होंगे, तब फिर क्या होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे शिरीष, तो अभी एक जो पूरी पीढ़ी चल रही है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, उमा भारती हो, शिवराज जी हो, ये एक पूरी पीढ़ी है जो शायद अगले 2-4 साल, 5 साल, 7 साल में बदल जाएगी। युवा चेहरों की यहाँ पे, युवा चेहरों के नाम पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ही निकल के बाहर आते हैं। तो फिर यह कयास लगाया जा रहा है कि फिर वो अगर मध्य प्रदेश लौटते हैं तो फिर एक लंबी पारी खेलेंगे यहाँ पे। आनंद जी, आपने जैसा कि इशारा किया कि जो शिक्षा मंत्रालय हो गया, एचआरडी मिनिस्ट्री, वहाँ पर उनके जाने के चांसेस हैं। हमारे पास जो खबर थी वो ये थी कि सिंधिया जी लंबे समय से भारत की शिक्षा नीति पर स्टडी कर रहे थे और बहुत लंबे समय से उस पर काम भी कर रहे थे जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ प्रदेश में सरकार बनवाई। इस बात में कितनी सच्चाई है? जो बात दिल्ली से छन छन के आती थी कि वो शिक्षा नीति पे लगातार काम कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उसकी तैयारी थी जो आप बात बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता हूं कि तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं एक दूसरा नाम जो निजी तौर पर मैं कई बार उनसे मिल चुका हूं, दिल्ली में जब मैं रहता था तो उनसे मिलता था, लगातार मेरी बातचीत। वरुण गांधी बहुत तैयारी कर रहे हैं। वरुण गांधी की मैं आपको बताता हूं, बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं इन सब चीजों को लेके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मोदी जी, और वो भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, आपको अपने पसंद का कोई मंत्रालय दे देगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर उनको शिक्षा मंत्रालय मिल रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा बदलाव है ये, और फिर ये बात दूर तक जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है यदि शिक्षा मंत्रालय मिल रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति के भी जो डायनेमिक्स चेंज होंगे उस पर मध्य प्रदेश में फ़र्क पड़ेगा। सतीश जी, जैसा कि राहुल जी का कहना है कि अभी आपके लिए ये संबोधन जरूरी है कि आप किस पार्टी में हैं, और सिंधिया जी जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मेरी दिग्विजय सिंह जी से बात हुई थी, उनका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस वहाँ मजबूत हुई है, नए लोग सामने आ रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई? आप क्योंकि उस क्षेत्र से आते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि सिंधिया जी कितना आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और उनके जाने से आपको कितना नफा नुकसान हुआ है। देखिए, किसी व्यक्ति के जाने से आने से कोई बहुत ज़्यादा नफा नुकसान नहीं होता। सिंधिया जी की जब मन भारतीय उनकी आस्था, उनका जैसे ही वो चुनाव हारे उसी दिन से उनका पूरा मन और उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो गई। और उन्होंने जिस प्रकार, वो राहुल जी क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं। राहुल जी का जो फर्ज है, राहुल जी वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैंने ऐसे चुनी हुई सरकार को धोखा नहीं दिया है, चुनी हुई सरकार नहीं गिराई। जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी की वजह से जीत के गए, उन लोगों ने पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा, सिंधिया जी के नेतृत्व में घोंपा, और उन्होंने चुनी हुई सरकार को, लोकतंत्र को जिस प्रकार शर्मसार किया, और लोकतंत्र को शर्मसार करने का उनको जो इनाम मिला है वो उनको मिल नहीं था। और इस बात से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। सिंधिया जी को पार्टी ने अगर बनाया है, उससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस में एक एक कार्यकर्ता आज भी, सिंधिया जी के जाने के बाद भी, यहाँ जब उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में, मुरैना में यहाँ 5-5 सीटों पर चुनाव हुआ, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। सुमावली कांग्रेस पार्टी जीती, मुरैना कांग्रेस पार्टी जीती, दिमनी कांग्रेस पार्टी जीती। ग्वालियर में जो उपचुनाव हुआ, 3 जगह चुनाव हुए, ग्वालियर में 2 विधानसभा सीट, डबरा और ग्वालियर पूर्व, ये 2 जगह कांग्रेस पार्टी जीती। बगल में गोहद कांग्रेस पार्टी जीती। तो कांग्रेस पार्टी लगातार, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। सिंधिया जी के जाने से और नए नए कार्यकर्ता, नए लोग जो वर्षों तक दबे थे,
जो आज उभर के सामने आ रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और मजबूती के साथ उभरेगी और इस सिंधिया जी के आने जाने से कांग्रेस पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सिंधिया जी को अगर और ये पूरा मंत्रिमंडल जो बनाया है, ये मंत्रिमंडल आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया है। उन्होंने पूरी जो गोटियां फिट की है, ये आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में होना है उसके हिसाब से पूरा मंत्रिमंडल बनके तैयार हुआ है। और ये मंत्रिमंडल इसलिए भी बनाया गया है कि इसमें जो मोदी जी के समकक्ष थे उनके पर करने का काम किया है। मोदी जी नहीं चाहते कि उनके समकक्ष कोई नेता बने और उनको एकाधिकार, इससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी पर मोदी जी का एकाधिकार है और मोदी जी ही पार्टी है और पार्टी ही मोदी जी है, इससे ये सिद्ध होता है। चलिए, राहुल जी हमारे साथ हैं। जो बात सतीश सिकरवार जी ने कही कि मोदी ने अपने समकक्ष नेताओं के पर कतरने का काम किया है, हालांकि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि उस कद के नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जी लोग अभी मंत्रिमंडल में हैं। फिर भी राहुल जी आपका रिएक्शन चाहूँगा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में, आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी नवाचारों के लिए जानी जाती है और एक ऐसे व्यवहार के लिए जानी जाती है कि जिससे निश्चित रूप से आपने देखा है कि जब कुशाभाऊ ठाकरे जी होते थे, प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी होते थे, तो उनकी भी एक कोशिश रहती थी कि नए लोगों को मौका मिले, ऊर्जावान लोगों को मौका मिले। आज हम जो मध्य प्रदेश में नेतृत्व देख रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का हो, कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, माननीय शिवराज जी का हो, ये सारे लोग जो हैं अपने आप में एक समय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व ने इनको आगे लेकर आए थे। आज सब लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप में दिखाई दे रहे हैं। ये प्रयास जो है हमेशा होना चाहिए, हर व्यवस्था में होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी का यही सोचना है कि जो लोग ऊर्जा के क्षेत्र में ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, जो लोग अपने आप में ऐसे ऐसे नए कहीं ना कहीं नवाचार कर रहे हैं जो लगभग हम मान सकते हैं कि देश के लिए जरूरी आवश्यक है, उन लोगों को ये मौका दिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा कि जैसे आर.के. सिंह जी की मैं उदाहरण के रूप में बात करूं, आज आर.के. सिंह जी स्वतंत्र प्रभार के रूप में ऊर्जा मंत्री थे, 68 साल की उनकी उम्र है, लेकिन उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारी उपयुक्तता जो है प्रधानमंत्री जी के विशेष अधिकार के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यही खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री जी भी निर्णय यदि लेते हैं तो निश्चित रूप से संगठन के साथ लेते हैं, पूरी सबसे चर्चा और समन्वय करके लेते हैं। इसलिए जो है ये सारा विषय जो निकल कर आता है अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके से आता है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2023 के लिए तो तैयार, 24 के लिए तो तैयार है ही, साथ में उसके पहले जो 3 साल का भी हमारे पास समय है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 1.5-2 साल बहुत विपरीत परिस्थिति में देश ने निकाला है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज सरकार बहुत मजबूत खड़ी है, देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और अब हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 3 सालों में जो हमारा हमेशा स्वप्न है भारत को परम वैभव पर ले जाने का, उस पर हम लोग सब मिलकर इस नए मंत्रिमंडल के साथ अपने सपनों को पूरे करने में आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी भी जुड़ गए हैं। मैं मुकेश जी के पास जाना चाहूँगा। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मुकेश जी, चूँकि मेरा कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ रहा है, समय कम है, मैं चाहूँगा कि आप कम से कम समय में ये जो नया मंत्रिमंडल बना है इसके बारे में आपने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, हमारे दर्शकों तक बताने की कोशिश करिए। देखिए, ये पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार था उसकी जो झलक सामने आई उसमें बहुत लोगों को पता नहीं था कि इतने दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी होगी। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा, रमेश पोखरियाल निशंक, इन सब, और उसके बाद हर्षवर्धन सबसे बड़ी जो है उनकी छुट्टी हुई है। तो मोदी सरकार ने इस पूरी अपनी मंत्रिमंडल में जितने भी कुछ डैमेज थे उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया है। अगर आप देखें तो हर्षवर्धन कोरोना पीरियड में फेल हो गए थे और सारा जिम्मा उनके ऊपर जा रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पाए। IT मंत्री के रूप में रविशंकर प्रसाद ट्विटर और सोशल मीडिया के विवाद में फंस गए। प्रकाश जावड़ेकर उनके साथ थे, जो सोशल मीडिया कंपनीज के साथ उनका विवाद फंस रहा था। इन दोनों मंत्रियों का विवाद था। इसके अलावा जो संसद में बिल्कुल ही लगभग 0 परफॉर्मेंस वाले मंत्री थे, और उसमें निशंक का नाम भी ऊपर है, सदानंद गौड़ा का नाम ऊपर है, और अगर आप देखें तो प्रताप सारंगी भी है जो अपने मंत्रालय में कभी नहीं गए। इन सभी मंत्रियों का जाना इस बात की सूचना है कि मोदी अपनी सरकार की इमेज को पूरी तरह बदल देना चाहते हैं और ये कवायद अभी रात भर जारी है और हो सकता है कि अगले 2 दिन तक जब संगठन में फेरबदल होंगे तब उसकी
असली कहानी आपके सामने आएगी। मुकेश जी, एक सवाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसे शिक्षा मंत्रालय कहा जा रहा है, वो किसके पास जाने की संभावना जताई जा रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद पांडे जी भी हैं, जिनका कहना है कि यदि सिंधिया जी के पास यदि शिक्षा मंत्रालय जा रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की राजनीति आने वाले समय में पूरी तरह से बदल जाने वाली है। आनंद पांडे मेरे बॉस रहे हैं, अगर वो बात बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बात सही होगी। लेकिन जो भी है वो आनंद पांडे जी भी जानते हैं कि मोदी के बारे में गैस कर पाना कुछ भी संभव नहीं है। जहां तक शिक्षा मंत्रालय का सवाल है, ये बहुत बड़ा एक दायित्व है और इतने सारे अवसर खुले हुए हैं इस समय कि जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आते ही रेल मंत्रालय का नाम भी सामने आ जाता है, एचआरडी का भी सामने आ जाता है, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाए ये भी सामने आ जाता है। और अभी रात भर में कई मंत्रियों के जो दिग्गज मंत्री हैं, क्योंकि हरदीपुरी का एलिवेशन हुआ है और अपने जो अनुराग ठाकुर हैं उनका एलिवेशन हुआ है, उनके नाम की भी चर्चा है कि वो सूचना प्रसारण मंत्री हो सकते हैं। आईटी मिनिस्टर हटे हैं, उनकी जगह भरनी है। इन सब को देखते हुए मैं कोई गैस नहीं करना चाहता कि क्या होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही गलत और सही साबित होने वाला है। चुनाव के मद्देनजर जो इनको मंत्री बनाया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे महाराष्ट्र की बात करें, ऐसे राज्यों की, उस पर कितना असर पड़ेगा, कितने प्रभावी रहेंगे ये मंत्री? देखिए 2022 और 2024 इन दोनों का गणित इस सरकार के सामने था। उसके अलावा डिलीवरी, परफॉर्मेंस, उसके रिप्रेजेंटेशन, एक्सपर्टीज, इसके अलावा इन सबको सामने रखा गया। मुझे लगता है मोदी ने रूथलेसली, बड़ी क्रूरता पूर्वक इनका आकलन किया है और इस आकलन में उन्होंने प्राइवेट एजेंसीज की सलाह लिया। पिछले 1.5 महीने से लेकर लगभग 65 दिन में गिना सकता हूँ, जब 23 या 24 मई को जब आरएसएस के सह सरकार दत्तात्रेय होसबोले के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी मौजूद थे, नड्डा भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। उसी बैठक के बाद से ये बॉल रोल ऑन हो गई थी कि अब सरकार की छवि बदलने का वक्त आ गया है, सरकार को जमीन पर दिखने का वक्त आ गया है, इसकी ओवरहालिंग का वक्त आ गया। तो पिछले लगभग 70 दिन की कवायद के बाद अगर ये मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसकी निगाह 2022 के लगभग 7 राज्यों के चुनाव पर है और 2024 के आम चुनाव पर है। चलिए मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है जो नया मंत्रिमंडल बना है वो जो मोदी जी चाहते हैं, जिस तरह के उनके एक्सपेक्टेशन है, चाहे राज्यों को लेकर चाहे विभागों को लेकर, वो कितने पूरे हो पाते हैं नई कवायद से, ये तो आने वाला समय बताएगा। और अभी आने वाले 1-2 दिन में जब विभागों का बंटवारा होगा तब ये स्थिति साफ और तस्वीर साफ हो पाएगी कि मोदी मंत्रिमंडल जो है वो कितना प्रभावी रहने वाला है 2024 के चुनाव के लिए, और जिन राज्यों में 2022 में और 23 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कितना प्रभावी हो सकता है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।